हेलो ट्वेल्थ क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? भारत में क्या आर्थिक वातावरण। तो जिस प्रकार भारत में आर्थिक वातावरण हमने 91-92 में देखा था कि बहुत ही खराब स्थिति थी। क्यों, क्या हुआ था उस समय? खाड़ी संकट, उसे कारण हमारे पेट्रोलियम पदार्थ उसमें कमी आ गई थी। हमने बाहर इंग्लैंड में काफ़ी पैसा डिपॉजिट करके और फिर मतलब मंगवाया था और भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल हो गई थी, है ना। तो इस प्रकार जो कई हमारे पूंजी की हमारी जो साख है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिर गई थी। हमको पूंजी लेना विदेशी बैंकों से, जो विश्व बैंक है जो उनसे पूंजी लेना मुश्किल है। तो उसके कारण जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए अपने देश में, इन सब कारणों से आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो लागू किए गए, उसका जो पहला जो था मुख्य जो था क्या था? उदारीकरण की नीति, है ना। तो सरकार ने जो अन्य जो व्यापार हैं, विदेश के जो व्यक्ति है, विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश कर सकती हैं, तो उसके लिए और विभिन्न उत्पादन शुल्क होते हैं और एक्सपोर्ट निर्यात शुल्क होते हैं, उनमें सरकार ने क्या किया था? छूट कर दिए। तो उससे क्या हुआ? अब ये सब छूट हो गई, लोग बाहर से विदेशी कंपनी भी अपने यहाँ भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती। तो अन्य जगह, हर जगह क्या किया था? सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। तो उदारीकरण की नीति से क्या हुआ कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। तो उसी में से आर्थिक नीतियों में से दूसरी एक नीति होती है निजीकरण। अभी हमने पढ़ लिया था जैसे कि पहले वैश्वीकरण, आज हम पढ़ेंगे बच्चों निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण में देखिए, निजीकरण से आशय क्या होता है? अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में सरकारी समृद्धता को किसी भी रूप में वापस ले लेता है। मतलब सरकार अपना जो अधिकार है वो वापस ले लेती है और सरकार सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका क्या कर देती है? विक्रय कर देती है। जिस प्रकार अभी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि फैक्ट्रियाँ हैं, उनको भी प्राइवेट करने, निजीकरण का चल रहा है, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि फिर उनको उतनी सुविधाएं जो अभी आराम से काम घुस जाते हैं बस टाइमिंग से, और लेकिन काम नहीं करते, तो वो नहीं होगा क्योंकि निजीकरण में काम अच्छे से लिया जाता है तो काम अधिक होगा, तो वो उसका विरोध करते हैं। तो समृद्धता को किसी भी रुपया वापस लेने से होता है, और जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है तो उसी भी निजीकरण ही, जब सार्वजनिक संपत्ति उसको बेच देती है तो उसको क्या कहलाता है? निजीकरण ही उसको कहा जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का अपनिवेश रुग्ण जो है और सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना, या जो अन्य जो इकाइयाँ होती हैं जो घाटे में चले उसको बंद कर देना, अर्थात उनका विक्रय कर देना या उनको बेच देना, है ना, इत्यादि। तो ये सब क्या कहलाता है? निजीकरण के अंतर्गत आता है। तो निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र किसी सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं ना उनका क्या करता है? सार्वजनिक स्वामी बन जाता है। जो सार्वजनिक उद्यम यदि बिक जाएगा तो वो कोई उद्योगपति ले लेगा बहुत बड़ा, तो वो निजी क्षेत्र में आ जाएगा, तो वो निजी क्षेत्र वाला वो उद्योगपति क्या हो जाएगा? उस क्षेत्र का स्वामी बन जाएगा, ठीक है। तो स्वामी बन जाता है, या फिर क्या होता है? उसका वो पूरा प्रबंध करता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि निजीकरण क्या होता है। अब निजीकरण के उपाय क्या क्या है? निजीकरण के लिए क्या क्या होता है? सरकार क्या करती है कि उद्योग जो है वो निजीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं? तो पहले जैसा कि आरक्षण से मुक्ति, दूसरा शेयर जो होते हैं मार्केट में, जो शेयर लगा के लोग पैसा लगाते हैं, शेयर का अपनिवेश, और फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। जो सार्वजनिक क्षेत्र उसके कई बार जो घाटे में चलते हैं उद्योग, तो उनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उसमें जो सरकार पैसा लगाना बंद करके उनको प्राइवेट क्षेत्र में कर देती, बेच देती है। रुग्ण इकाइयाँ और समझौता ज्ञापन और नवरत्न के लिए नीति। तो ये हमारे क्या है? प्रमुख क्या है? निजीकरण के उपाय। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख लेते हैं आरक्षण से मुक्ति। सबसे पहले कौन सा है? आरक्षण से मुक्ति। आरक्षण से मुक्ति के अंतर्गत क्या? आरक्षण जैसा कि क्या होता है? सन 1991 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उसके लिए क्या हुआ था? आरक्षित उद्योग की संख्या को, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो आरक्षित होते हैं ना उसके उद्योग की संख्या क्या किया सरकार ने? कम कर दी गई। अब कौन से क्षेत्र? जैसे परमाणु ऊर्जा, निर्माण, प्रचालन तथा रख रखाव को छोड़कर रेलवे प्रशासन, पीपीपी के जरिए उपनगरीय कॉरिडोर परियोजना और जो हाई स्पीड जो रेल परियोजनाएं थी, प्रतिबद्ध माल ढुलाई रेलवे के विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणालियाँ, है ना, ये सब जो थी रेलवे विद्युतीकरण, माल ढुलाई, यात्री टर्मिनल इत्यादि, इसको आरक्षण से मुक्त कर दिया था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे शेयरों का अपनिवेश। तो सन 1991-92 में क्या हुआ था? निर्णय लिया गया कि कुछ विशिष्ट लाभ कमाने वाली जो सार्वजनिक उद्यम है, सरकारी हिस्सा जो पूंजी का अपनिवेश किया जाएगा उसमें, है ना। और अपनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? गैर स्फीतिकारी वित्तीय साधन प्राप्त करके आधारिक संरचना का उसका विकास करना। और 91-92 से 2004-05 तक सरकार ने निरंतर क्या किया था? इसी नीति का पालन किया था।
और इससे क्या हुआ था, इससे गत वर्षों में वामपंथियों के विरोध के कारण भी इस दिशा में कमी हुई है, परंतु क्या है, वर्तमान में सरकार ने पुनः फिर इस दिशा में तीव्रता लाने के लक्ष्य रखे हैं। ठीक है। अब है तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, उद्योग की विनिवेश। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योग, विशेषकर कि जो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित होते हैं ना उद्योग, तो उनमें क्या होता है, उनको सरकार क्या कर रही है, निजी हाथों में बेच रही है, अर्थात मतलब उसका प्राइवेट कर रही है उसको। तो उससे क्या हो रहा है, जो उद्योग जो निरंतर जो घाटा उठा रहे थे, तो उसका सरकार क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है, अर्थात सरकार उन्हें निजी हाथों में क्या कर रही है, इसका मतलब निजी हाथों में बेच दे रही है। तो इस प्रकार इन सरकारी उद्योग का स्वामित्व और प्रबंध किसके हाथ में आ जाएगा, फिर इसका प्रबंध किसके हाथ में आ जाएगा, जब निजी क्षेत्र को बेच देगी तो निजी क्षेत्र के हाथ में आ जाएगा, वो इसके स्वामित्व हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है रुग्ण इकाइयाँ। तो सन 1991 में एक नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ निजी क्षेत्र की इकाइयों के क्या कर दी गई थी, उसके समकक्ष कर दी गई थी, मतलब उसके बराबर कर दी गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयाँ जो भी औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा, और यह बोर्ड द्वारा निर्धारित करता है कि कौन सी रुग्ण इकाइयाँ हैं, मतलब से कि जो है यूनिट का पुनर्गठन संभव है, और किसे मतलब कौन सी इकाई ऐसी जिसका हम पुनर्गठन कर सकते हैं, और कौन सी इकाई ऐसी जिसको कि हम बंद कर सकते हैं, मतलब जो घाटा हो रहा है उसको इकाइयों को बंद कर देना, ये होती है रुग्ण इकाई। अब हम चौथा पढ़ लेंगे, क्या है चौथा, है समझौता ज्ञापन। तो समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यह है कि सरकार नियंत्रण को कम करती है। क्या करती है सरकार, नियंत्रणों को कम करना तथा उद्यमों में अपने निष्पादन के लिए वह अधिक उत्तरदायी बनाना। और समझौता ज्ञापनी के माध्यम से क्या करते हैं, उद्योग को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समझौता करते हैं। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक प्रोत्साहन करते हैं, एक तरीके से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक समझौता एक तरीके से उसको कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं छठवां, नवरत्नों के लिए नीति। अर्थात सरकार ने सन 1947 में कुछ केंद्रीय जो सार्वजनिक उपक्रम थे उसमें नवरत्नों को, उसको जो सार्वजनिक उपक्रम थे उसको सरकार ने किसका दर्जा दिया, नवरत्नों का दर्जा दिया। तो नवरत्न क्या थे, इन उपक्रमों में अधिक स्वतंत्रता और परिचालन स्वतंत्रता, मतलब उसको चलाने में अधिक दी गई, जिससे कि वो क्या हुए, विश्व स्पर्धा का सामना करने में, मतलब विश्व स्पर्धा का सामना करने के योग्य हो गए। मतलब नवरत्न का मतलब जो कुछ जो क्षेत्र थे जो जिससे सरकार को अधिक मतलब वो था आय प्राप्त हो सकती थी, तो उसमें सरकार ने क्या किया, उसमें छूट प्रदान कर दी। तो उसमें वे विश्व में जो प्रतियोगिता होती है वैश्वीकरण के अंतर्गत अन्य उद्योगों से जो प्रतियोगिता होती है, वो प्रतियोगिता के लायक ये उद्योग हो गए। तो इसको कहते हैं नवरत्नों के लिए विशेष नीति। और ये हो गया समझौता ज्ञापन। कुछ रुग्ण इकाइयाँ होती हैं जिसको बंद कर दिया, कुछ को निजीकरण के हाथ में सौंप दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का विनिवेश कर दिया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उसको निजीकरण कर दिया, छोटे उसमें कर दिया, उसको निजी क्षेत्र को दे दिया, शेयरों का अपनिवेश किया और आरक्षण से मुक्ति, है ना। अब उसके बाद हम एक निजीकरण का प्रमुख क्या होता है, निजीकरण में किसका स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। निजी में कर देने से प्राइवेट जो उद्योगपति होते हैं उनका स्वामित्व होता है, और वो फिर क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा उत्पादन करते हैं और लाभ भी उनका मतलब अधिक होगा, और वो मतलब उसका कड़ाई से थोड़ा सा पालन करते हैं। अच्छी चीज़ का उत्पादन करने के साथ साथ वो मतलब वो अच्छी चीज़ का उत्पादन करते हैं, और उनपे नियंत्रण, जो कि सरकार का नियंत्रण मतलब नहीं होता है प्राइवेट क्षेत्र में, तो सरकार का नियंत्रण ना होने से वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ लिया निजीकरण से क्या आशय है। तो निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी समृद्धता को क्या है, को भी किसी भी रूप में लेने से वापस लेने से होता है। सरकार ही समृद्धता मतलब सरकार ने अपने हाथ उससे खींच लिया। जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, निजीकरण ही कहा जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का उपनिवेश और जो रुग्ण इकाइयाँ होती हैं जो छोटी मोटी, उनको सार्वजनिक इकाई जो होती है उसको बंद कर देना अर्थात उसका विक्रय कर देना भी निजीकरण ही कहलाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र किसी सार्वजनिक उद्यम का क्या बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, अर्थात उसका प्रबंध करते हैं। तो निजी क्षेत्र के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, पहला आरक्षण से मुक्ति, दूसरा शेयरों का अपनिवेश, चौथा तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का विनिवेश, चौथा रुग्ण इकाइयाँ, पांचवा समझौता ज्ञापन और छठवा नवरत्नों के लिए नीति। तो ये आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए इसको। इसके बाद कौन सी नीति आएगी, वैश्वीकरण। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया उदारीकरण, निजीकरण। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले उसमें पढ़ाएंगे।